देखो व्हाट इज मीन बाय डबल टैक्सेशन, आपको पता है डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, दो दो बार टैक्स लग रहा है। अच्छा, डिस्कस द कनेक्टिंग फैक्टर्स विच लीड टू डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का क्यों डबल टैक्सेशन क्यों होता है, क्योंकि कोई जो कंट्री वो सोर्स टैक्सेशन को फॉलो करती है, कोई रेसिडेंट टैक्सेशन को फॉलो करती है। दो तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, जुडिशियल डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अच्छा, जुडिशियल डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि इनकम जो है एक पर्सन के हाथ में दो दो बार टैक्सेबल हो रही है। अच्छा, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, इनकम दो दो बार टैक्सेबल तो हो रही है लेकिन अलग अलग पर्सन के हाथ में हो रही है। तो जो जुडिशियल डबल टैक्सेशन है मतलब एक इनकम एक पर्सन के हाथ में दो बार टैक्सेबल हो रही है, तो उसके लिए अपन जो है डीटीडब्ल्यू एंटर कर लेते हैं या फिर सेक्शन 91 की रिलीफ मिल जाती है। अच्छा, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब मैं आपको क्या बताया कि भाई इनकम दो दो बार टैक्सेबल हो तो रही है लेकिन अलग अलग पर्सन के हाथ में हो रही है, तो उसके लिए जो है बेसिकली कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलती। वही आपको जो है अपनी लैंग्वेज में समझाना है। फिर देखो क्या रखा है भाई, in addition to allocating the taxation rights and elimination of double taxation, there are various other important considerations while entering into tax treaty। भाई आप जो है डीडब्ल्यू क्यों एंटर करते हो, ताकि हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस नहीं हो, इसको इंश्योर करें। अच्छा, डीडब्ल्यू क्यों एंटर करे जाते हैं, ताकि दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएं। अच्छा, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स, ताकि जो शेयर ऑफ टैक्स है वो दोनों कंट्री को मिलता रहे। इसी तरह से इसी तरह से जो आपका डीडब्ल्यू है वो इक्विटी एंड फेयरनेस को प्रमोट करेगा, न्यूट्रलिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है, प्रमोट करेगा म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, तो इतने बस कीवर्ड याद कर लोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आपने ये भी पढ़ रखा है मेरे नोट्स में, अगर आप देखोगे तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं अपन ने। ये रे जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपको ये वाले पॉइंट लिख के आने हैं, अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो याद है तो लिख देना कि भाई एक तो होता है क्या, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कि भाई जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन जो है चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कि भाई पार्टीज का इंटेंशन क्या था। पर्पसिव या टियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब कि टीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था। अच्छा, पर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस की भाई इंटरप्रेट करेंगे इस तरह से कि भाई जो है जो अपनी टीटी है वो वॉइड ना हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो का मतलब है कि भाई मीनिंग हम लेंगे एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ट्रीटी को हम इस तरह से कंस्टिट्यूट करेंगे सो एज टू कैरी आउट द एपरेंट इंटेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी के जो इंटेंशन है वो क्या हो रहे हैं, वो बेसिकली जो है फुलफिल हो रहे हैं। ट्रीटी को जो है अपन क्या करेंगे, एज अ होल रीड करेंगे, सिंगली रीड नहीं करेंगे। रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भाई कंसिस्टेंट मीनिंग दिया जाएगा। तो ये क्या है मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज है। याद आए तो लिख देना, अदरवाइज बिल्कुल बिंदास छोड़ के जाओ। डन। अब देखो क्या देखा है, व्हाट आर द एक्सटेंसिक एड्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। मैंने जो है किसी कंट्री के साथ ट्रीटी कर ली है। अच्छा, एक्सटेंसिक एड्स का मतलब है कि भाई और कौन सी चीज़ों से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि भाई ट्रीटी के बाद कोई सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ था क्या, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे इंटरप्रिटेशन। अच्छा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ स्टेट पार्टीज एज अ एविडेंस ऑफ इंटेंशन, मतलब टीटी एंटर करने के बाद कोई पार्टी ने कोई एक्शन लिया था क्या, उसके बेसिस पर अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या है, जो अपने बेसिकली डीडब्ल्यू एंटर करा था उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होता है, प्रीएम्बल होता है, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, उसके बेसिस पे जो है अपन इंटरप्रेट कर लेंगे। बिल्कुल काम को नहीं अगेन छोड़ देना। अदर टीडीएस को भी देख के अपन क्या कर सकते हैं, अपनी टीडी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल कचरा है, एकदम छोड़ दो, काम का नहीं है बिल्कुल। ये प्रीएम्बल म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर ये सब काम का नहीं है, एकदम छोड़ दो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका। अब देखो क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्सिटी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा, मैं को बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन टीडीज का मतलब क्या है समझना। इफ आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ डीटरब्ल्यू विद द फर्स्ट स्टेट, इंडिया एंटर्स इनटू डीटरब्ल्यू विद अनदर स्टेट। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा, यूएसए के साथ डीटीडब्ल्यू करने के बाद मैंने क्या करा, इंग्लैंड के साथ एक और डीटीडब्ल्यू करा। तो वेयर आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ डीटीडब्ल्यू विद फर्स्ट स्टेट यूएसए, इंडिया एंटर्स इनटू डीटीडब्ल्यू विद इंग्लैंड। अच्छा, वेर इन द इंडिया लिमिटेड सोर्स सक्सेशन राइट्स, मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इनकम पे इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हुआ था, डीटीडब्ल्यू हुआ था कि भाई इंडिया उस पर टैक्स लेगी 10% पे। अच्छा, इसी पर्टिकुलर इनकम पे जो है इंडिया ने इंग्लैंड के साथ क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा था, और इसी पर्टिकुलर इनकम पे इस डीटीडब्ल्यू में जो इंग्लैंड के साथ डीटीडब्ल्यू एंटर हुआ है वहां पर इंडिया कहती है कि भाई हम टैक्स लेंगे 0%। अब सवाल ये आता है कि क्या हम जो ये सेकंड डीटी के प्रोविजन है इसको फर्स्ट डीटी में लगा सकते हैं क्या, तो सरकार कहती है बिल्कुल लगा सकते हो, बस कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि जो आपने इंग्लैंड के साथ सेकंड टीटी करी है इज एंटर इनटू आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ टीटी बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट, मतलब पहली टीटी करने के बाद दूसरी टीटी हुई है। अच्छा, सेकंड टीटी इज एंटर इनटू बिटवीन इंडिया एंड द स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, मतलब जिस कंट्री के साथ मैंने सेकंड डीटीडब्ल्यू करा है वो क्या होना चाहिए, वो ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइनिंग द टीटी। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इंडिया लिमिट कर रही है अपने टैक्सिंग राइट्स, मतलब सेकंड टीटी में इंडिया ने क्या करा है, अपना जो टैक्सेशन राइट्स है उसको लिमिट करा है, कम करा है। और सेपरेट नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय इंडिया इंपोर्टिंग द बेनिफिट्स, मतलब सरकार इंडिया ने जो है एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम सेकंड टीटी के बेनिफिट्स को जो है फर्स्ट टीटी में इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड टीटी के प्रोविजन फर्स्ट टीटी में भी लगा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, ठीक है ना, होल्ड्स 26% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन पीरू लिमिटेड एंड इन कंपनी। पीलू लिमिटेड ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा 50 लाख का।
डीटीडब्ल्यू बिटवीन द इंडिया एंड कंट्री एक्स, मतलब ये इंडिया और कंट्री एक्स के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है वो क्या कहता है, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1/1/2018, कब आया था, बेसिकली 1/1/2018 को आया था। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, मतलब इंडिया पे जो है टैक्स कितना लगेगा, 15% लगेगा। फिर इंडिया ने क्या करा, कंट्री वाई के साथ डीटीडब्ल्यू करा, और कब आया, बेसिकली 15/5/2018 को, मतलब पहले ही डीटीडब्ल्यू एंटर होने के बाद आया, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। आगे देखो क्या दे रखा है, जो सेकंड डीटीडब्ल्यू है वो ये कहता है कि भाई इंडिया जो है टैक्स लेगी कितना, 10% पे, इंडिया क्या लेगी, टैक्स लेगी 10% पे। अगर आप देखोगे तो पहला जो पहली टीटी है उसमें इंडिया कहती थी भाई 15% पे टैक्स लगाएंगे, सेकंड टीटी में कहती है कि भाई हम 10% पे टैक्स लगाएंगे। अब एक और चीज समझना, कंट्री एक्स इज ओईसीडी मेंबर सिंस 2017 एंड कंट्री वाई इज आल्सो एन ओईसीडी मेंबर सिंस 2017। अब मुझे बताओ कि भाई इंडिया ने जब कंट्री वाई के साथ डीटीडब्ल्यू करा, क्या वो उस टाइम ओईसीडी की मेंबर थी, हम कहेंगे बिल्कुल थी, क्योंकि ये तो 2017 से ही मेंबर है। अब देखो क्या देखा है, मिस्टर जैक द सीएफओ सीक्स योर ओपिनियन ऑन वेदर द कंसेशन रेट प्रोवाइडेड इन द सेकंड टीटी कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एक्स। क्या सेकंड टीटी के प्रोविजन फर्स्ट टीटी पे अप्लाई हो जाएंगे क्या, आपको जो है अपना आंसर देना है, आपको जो है अपना आंसर बताना है। तो हम देखो वही सारी चीजें बताएंगे कि भाई सेकंड टीटी जो है पहली टीटी एंटर होने के बाद हुई है। नंबर टू, सेकंड टीटी जो है उस मेंबर के साथ हुई है जो ओईसीडी का मेंबर था एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ ट्रीटी, तो हम कहेंगे बिल्कुल सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई इंडिया अपने टैक्सेशन राइट को लिमिट करिए, हम कहेंगे बिल्कुल लिमिट करिए, 15 से उसने 10% बोल दिया, और सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो करंट केस में अपनी तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, अगर इंडिया ने सेपरेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, अगर इंडिया ने सेपरेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जो है आप बेसिकली सेकंड टीटी के प्रोविजंस को फर्स्ट टीटी में अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखो यही बताया कि भाई इन दिस केस कंडीशन जो तीनों तीनों थी वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर इंडिया क्या कर देती है, अपने बेनिफिट्स को इंपोर्ट कर देती है, देखो क्या रखा है, अगर सच नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड देन कंसेशन रेट ऑफ 10% आप जो है यूज कर सकते हो पहली टीटी में भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो क्या रखा आगे कि भाई क्या आपका आंसर बदल जाता, क्या आपका आंसर बदल जाता अगर कंट्री वाई हैज बिकम एन ओईसीडी मेंबर इन 2020। तो आप मुझे बताओ कि भाई दूसरी कंट्री के साथ टीटी कब साइन हुई थी, 2018 में साइन हुई थी। तो क्या जब टीटी साइन हुई थी उस समय कंट्री वाई जो है मेंबर थी, हम कहेंगे नहीं थी, तो क्या अपन जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज लगा सकते हैं, हम कहेंगे नहीं लगा सकते। इजी। तो हमने वही बताना है कि भाई अगर आप जो है 2020 में मेंबर बने थे, अगर आप जो है 2020 के अंदर मेंबर बने थे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली जो है ये एमएफएन वाला क्लॉज नहीं लगेगा, आप जो है एमएफएन वाला क्लॉज नहीं लगेगा, आपको जो है 15% भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो क्या रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो, अपने देख लिया ना, ये रहा कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो, ये रहा भाई मीनिंग ऑफ द टर्म्स, आपको लेना है मीनिंग ऑफ द टर्म्स एट द टाइम द कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी। फिर मुझे इसने एक और चीज क्या बोली है, एक और चीज बोली है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो बेसिकली इंटेंशन, ये रहा पर्पसिव या फिर टेलोजिकल इंटरप्रिटेशन, टीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीटी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इन लोगों ने जो सजेशन दे रखा है तो भूल जाओ। फिर आगे देखो क्या दे रखा है। अच्छा, आपने देख लिया कि भाई जुरिस्डिक्शन डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, और ये भाई टैक्स लॉ किस तरह से जो है रेमेडाई करते हैं, तो आपको पता है भाई जुरिस्डिक्शन डबल टैक्सेशन के तो अपन क्या करते हैं, डीटेबल मतलब सेक्शन 90 या फिर 91 में रिलीफ दे देते हैं, और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन की कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलती है। अच्छा, डू यू अग्री दैट टैक्सेस आर टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ये रहा ना लिबरल कंस्ट्रक्शन, टीटी को हम क्या करेंगे, लिबरली कंस्ट्रू करेंगे सो एज टू कैरी आउट द अपरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, भाई एप्लीकेशन ऑफ टैक्स में रिजल्ट इन डबल टैक्सेशन फॉर द टैक्स पेयर्स, व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, क्या क्या अप्रोचेस हैं। भाई दोनों कंट्री में से एक कंट्री क्या करेगी, इनकम को एग्जाम्प्ट कर देगी, कि भाई दोनों कंट्री में से एक ही कंट्री टैक्स लेगी। टैक्स क्रेडिट मैटर होता है कि भाई जो रेसिडेंट कंट्री है वो क्या करेगी, आपको रिबेट दे देगी ऑफ द टैक्सेस पेड इन द सोर्स कंट्री, बस। अच्छा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन अपन ने पढ़ लिया। क्या प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन इज सॉल्व बाय द अबव अप्रोचेस, हम कहेंगे नहीं। जो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, उसके लिए हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते। जुरिस्डिक्शन लेवल सेक्शन के लिए सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 के अंदर आपको रिलीफ मिल जाती है, तो बस आपको वही एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में इधर। अच्छा, दो तरह के डीटीडब्ल्यू कौन कौन से होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीटीडब्ल्यू, एक होता है लिमिटेड डीटीडब्ल्यू जिसके अंदर थोड़ी बहुत इनकम कवर होती है, और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू जिसके अंदर सारी की सारी इनकम कवर हो जाती है। अच्छा, व्हाट इज स्टैटिक अप्रोच एंड एम्बिगेटरी अप्रोच, कभी कभी अगर डीटीडब्ल्यू के अंदर कोई अपने टर्म यूज कर रखा है जो अपन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डोमेस्टिक लॉ के बेसिस पे क्या कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। डोमेस्टिक लॉ के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। स्टैटिक अप्रोच मुझे क्या बताती है कि भाई जिस दिन बेसिकली टीटी साइन हुई थी उस दिन पे डोमेस्टिक लॉ क्या था उसके बेसिस पे क्या करो, इंटरप्रेट करो। एम्बिग्यूटी अप्रोच ये कहती है कि भाई जिस दिन आप क्या करो टीटी के प्रोविजंस को अप्लाई करो, आज के दिन पे डोमेस्टिक लॉस क्या है उसके बेसिस पर क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, स्टैटिक अप्रोच और एम्बिग्यूटी अप्रोच आपसे एमसीक्यू में बिल्कुल पूछ सकता है कि भाई अपना जो है, अगर मैंने ड्यूटी किसी कंट्री के साथ एंटर कर रखा है और उसके अंदर कोई टर्म यूज हो रखा है जो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो अपन क्या करेंगे, डोमेस्टिक लॉस को यूज कर लेंगे। स्टैटिक अप्रोच क्या कहता है कि भाई एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द टीटी डोमेस्टिक लॉस क्या थे उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करो, और एम्बिग्यूटी अप्रोच कहता है कि भाई एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट टीटी के प्रोविजंस जो है उसके बेसिस पे क्या करो, उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करो। देखो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में डिफरेंस बताओ। तो यूएन मॉडल किसका होता है, यूएन मॉडल होता है बेसिकली डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का,
और OECD मॉडल किसका होता है? OECD मॉडल जो है बेसिकली दो कंट्रीज का होता है जो दोनों क्या है, डेवलप्ड है। तो बेसिकली एक मॉडल ट्रीटी होती है, मतलब डीटीडब्ल्यू बिटवीन टू और मोर डेवलप कंट्रीज कौन सा होगा? वो बेसिकली OECD मॉडल को फॉलो करेगा। और यूएन मॉडल क्या होता है? यूएन मॉडल वो होता है जो बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एंटर किया जाता है। अच्छा, एक और चीज देखो, जो OECD मॉडल होता है वो क्या बोलता है? रेसिडेंस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस देता है कि भाई इट लेज एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेसिडेंस। तो OECD मॉडल ये बोलता है कि भाई जो बंदा जो है जिस कंट्री का रेसिडेंट है वो कंट्री क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। यूएन मॉडल क्या बोलता है कि भाई सोर्स बेसिस लगेगा, देखो सोर्स प्रिंसिपल लगेगा कि भाई जहां पर इनकम अर्न करी गई है, जिस कंट्री में इनकम अर्न करी गई है उस कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो टाई ब्रेकर रूल क्या होता है, आ जाओ टाई ब्रेकर रूल आपको जस्ट शॉर्ट में समझा दें। टाई ब्रेकर रूल, ये रहा टाई ब्रेकर रूल कि भाई अगर आप जो है दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो, अगर आप जो है दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो तो उस बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो है टाई ब्रेकर रूल लगा के ये देखना पड़ता है कि भाई एक्चुअल में आप जो है किस कंट्री के रेसिडेंट हो। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर पर्सन बिकम्स रेसिडेंट और बोथ द कॉन्टेक्टिंग स्टेट्स है, बोथ द कंट्रीज, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अपन जो है टाई ब्रेकर रूल लगाएंगे। टाई ब्रेकर रूल क्या कहता है कि भाई ही शैल बी डीम्ड टू बी द कॉन्टेक्टिंग स्टेट, ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्टेक्टिंग स्टेट जहां पर आपका परमानेंट घर अवेलेबल है। अगर आपका घर दोनों जगह अवेलेबल है तो हम ये देखेंगे भाई आपके पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन किस कंट्री के साथ क्लोज हैं। अगर आपके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन दोनों कंट्री के साथ क्लोज हैं या फिर आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हो तो हम ये देखेंगे भाई आपका हैबिचुअल अबोर्ड कहाँ पर है। अगर आपका हैबिचुअल अबोर्ड दोनों जगह है तो हम ये देखेंगे भाई आप किस कंट्री के नेशनल हो। और अगर आपको जो ये भी नहीं पता चल पा रहा, ऊपर चारों आपने ये चारों चीज़ें लगा ली, आपको ये चारों चीज़ें लगा ली, आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि भाई आपका जो है आप किस कंट्री के नेशनल हो, तो फिर क्या करेंगे? बेसिकली जो कंपेरेंट अथॉरिटीज है वो बैठ के डिसाइड करेगी, जो कंपेरेंट अथॉरिटीज है वो बैठ के डिसाइड करेगी कि भाई आप एक्चुअल में रेसिडेंट किस कंट्री के हो। तो हमें जो क्या करना है, हमें बेसिकली इसी फ्लो में चलना है कि भाई अगर आप दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई आप किस कंट्री में आपका परमानेंट होम अवेलेबल है। जिस कंट्री में भी आपका परमानेंट होम अवेलेबल होगा उस कंट्री का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं हो तो नेक्स्ट, ये फुलफिल नहीं हो तो नेक्स्ट। इजी। तो बस यही अपना टाई ब्रेकर रूल, इन लोगों ने यही टाई ब्रेकर रूल इधर समझा रखा है। तो इतना सा आपको इतना डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतना भी लिख दिया, इतने भी सारे कीवर्ड्स यूज करके लिख दिया, आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो क्या दे रखा है आगे, भाई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन एफटीएस। अच्छा ये डेफिनेशन जो है ना, भाई इंटरेस्ट और एफटीएस की डेफिनेशन थोड़ी पूछने वाला है, इसको स्किप कर देना। अच्छा देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज। तो ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विस का मतलब है वही ऑनलाइन सर्विसेज जो अपन लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है। ये आईसीए ने कुछ डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, इसको स्किप कर दो। फिर देखो रॉयल्टी की डेफिनेशन बोल रहा है कि भाई व्हाट आर द पेमेंट्स कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टीज। तो अगेन ये बता रखा है कि भाई ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में जो रॉयल्टी की डेफिनेशन यूज हो रखी है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन काम की नहीं है आपकी, अपन से एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, और अगेन अपने को याद भी रहने वाली नहीं, और अपने को लॉजिकली पता भी है इंटरेस्ट क्या होता है, एफटीएस क्या होता है, अच्छा ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती है, फिर हमें ये भी पता है कि भाई रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या होती है। इजी। अगेन देखो वही बोला है कि भाई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म रॉयल्टी जो यूएन मॉडल में यूज हुआ है। अच्छा इज इट डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ओईसीडी मॉडल। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो रॉयल्टी की डेफिनेशन है यूएन मॉडल और जो ओईसीडी मॉडल है उसमें तो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो इसमें देखो क्या रखा है, द ओईसीडी मॉडल इज आइडेंटिकल टू द यूएन मॉडल एक्सेप्ट दैट द ओईसीडी मॉडल एक्सक्लूड द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो रॉयल्टी की डेफिनेशन ओईसीडी मॉडल में दे रखी है उसके अंदर ये दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, और जो यूएन मॉडल में दे रखी है उसमें ये दो चीजें इंक्लूडेड है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कौन कौन सी है देखो, यूएन मॉडल ये कहता है कि भाई रेंटल फॉर फिल्म्स और टेप्स यूज्ड फॉर रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग रॉयल्टी माना जाएगा। कौन कहता है? यूएन मॉडल कहता है। ओईसीडी मॉडल कहता है कि भाई इसको हम जो है रॉयल्टी नहीं मानते। इसी तरह से इक्विपमेंट रेंटल्स, अगर आपने क्या करा है, इक्विपमेंट को रेंट पे दिया है, इक्विपमेंट को रेंट पे दिया तो यूएन मॉडल कहता है कि भाई वो क्या माना जाएगा, वो रॉयल्टी माना जाएगा। लेकिन ओईसीडी मॉडल क्या कहता है? ओईसीडी मॉडल कहता है इसको रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो यूएन मॉडल है और जो ओईसीडी मॉडल है उसके अंदर रॉयल्टी के बीच में दो डिफरेंसेस हैं कि भाई जो यूएन मॉडल है उसके अंदर ये दो चीजें इंक्लूडेड है, ओईसीडी मॉडल में ये दो चीजें एक्सक्लूडेड है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में टेस्ट करेगा डेफिनेशन की बेस पे तो बस यही टेस्ट करेगा कि रॉयल्टी क्या होती है एंड यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल में डिफरेंस क्या है, या फिर आपसे एमसीक्यू में इसको टेस्ट कर सकता है। अब देखो क्या रखा है, एक्सप्लेन हाउ द इनकम डिराइव बाय द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर द यूएन मॉडल। तो अगर आ जाओ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करा है कि भाई प्रोफेशनल सर्विसेज किस तरह से आपकी टैक्सेबल होगी। ये बिजनेस प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी एफटीएस हो गया, देखो ये रहा इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई जो आपकी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज है वो किस तरह से टैक्सेबल होगी, जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो वो टैक्स लेगी। अच्छा इट शैल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट, बट कंडीशन क्या है कि भाई आप सोर्स स्टेट में 183 डेज से ज्यादा रहे हो, या फिर आपका जो है सोर्स स्टेट के अंदर क्या है, पी है। तो बस आपको इतना से एक्सप्लेन करना है कि जो आर्टिकल 14 है ये कहाँ पर है, यूएन मॉडल में है। ये मुझे टैक्सेशन कैसे बताता है, तो आप बताओगे कि भाई जो अगर आपने जो है क्या करा है, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज दी है, तो रेसिडेंट जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सोर्स स्टेट में अगर आपका पी है या फिर आप 183 डेज से ज्यादा सर्विस दे के आए हो तो बेसिकली जो इनकम है वो सोर्स स्टेट के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 बस इतना सही है। अब देखो क्या देखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल इन रिलेशन टू पी। तो आ जाओ पी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर आपको दिखाएं, देखो ये रहा पी। आर्टिकल 5 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 5 जो है पी के बारे में बताता है।
तो देखो ये रहा आर्टिकल 5 पी के बारे में बताता है। पी का मतलब क्या है, वही आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब एक और चीज समझना, पी इंक्लूड्स बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन या फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। अगर किसी कंट्री में आपका कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्डिंग साइट है, तो उसको पी मान लिया जाता है। वो इसलिए क्या बोलता है कि भाई अगर एटलीस्ट 12 मंथ, एटलीस्ट 13 मंथ्स है, ठीक है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा है ना, एटलीस्ट 13 मंथ्स है तो उसको पी माना जाएगा। यूएन मॉडल कहता है कि भाई 6 महीने से ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट 7 मंथ्स है तो उसको पी माना जाएगा। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा फिर दूसरा देखो क्या रखा है, यूएन मॉडल के अंदर क्या है, यूएन मॉडल के अंदर सर्विस पी भी इंक्लूडेड है। देखो सर्विस पी ओनली यूएन मॉडल। ये क्या कहता है कि भाई पी इंक्लूड्स फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू एम्प्लॉयज या फिर अदर पर्सन, अगर एक्टिविटी जो है एग्रीगेट 183 डेज से ज़्यादा कवर हुई है या फिर 183 डेज से ज़्यादा दी गई है। तो बेसिकली यूएन मॉडल में डिफरेंस एक और क्या है कि भाई यूएन मॉडल के अंदर सर्विस पी है। इसी तरह से यूएन मॉडल के अंदर क्या है, एक इंश्योरेंस एंटरप्राइज का जो है पी किस तरह से एस्टेब्लिश होता है वो दे रखा है ओनली इन यूएन मॉडल। क्या दे रखा है, इंश्योरेंस एंटरप्राइज ऑफ वन स्टेट, मतलब इंश्योरेंस एंटरप्राइज ऑफ यूएसए shall be deemed to have P in India अगर इट कलेक्ट्स प्रीमियम इन द टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट, मतलब अगर वो इंडिया में क्या कर रही है, प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, या फिर इंश्योर्स रिस्क सिचुएटेड देयर इन, मतलब इंडिया के जो है क्या कर रही है, इंडिया के बिजनेस को या फिर इंडिया के रिस्क को इंश्योर कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी यूएसए की, उसका इंडिया में पी मान लिया जाएगा अगर वो क्या कर रही है, अगर बेसिकली वो इंडिया के अंदर पीएम कलेक्ट कर रही है या फिर क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है रिस्क सिचुएटेड देयर इन। तो तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया, बस यही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, ये बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। दूसरा क्या है कि भाई यूएन के अंदर सर्विस पी होती है। और तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा बता रखा है कि जो इंश्योरेंस एंटरप्राइज है इसका पी किस तरह से निकलेगा, वो जो है यूएन मॉडल में दे रखा है। समझ में आ गई कहानी। तो इसलिए इन लोगों ने वही इधर चीज़ें दे रखी है तीनों। देखो ये बिल्डिंग वाला पॉइंट हो गया, ये बिल्डिंग वाला पॉइंट हो गया, सर्विस पी हो गया, और ये वाली बात आ गई नीचे इंश्योरेंस की। बस इतना ही बताना है अपने को, सिंपल। तो अपना जो है बेसिकली